में ना मैंने आपको बताया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब बेटा अगर हम अपने ऊपर पहले टेबल पे आए तो आपको पता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस जो हमने हमारा चैप्टर है इसमें हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ना है, सॉरी 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। इनमें से 4 जो है वो नॉन फंडिंग है, 1 फंडिंग है। अभी हम नॉन फंडिंग वाली लिस्ट को स्टार्ट करें। नॉन फंडिंग में हमने आरबीआई डन करा, हमने सेबी डन करा और अभी हम सीसीआई को आधा कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम सीसीआई को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड ईडा भी आज कोशिश करेंगे कि सीसीआई ईडा दोनों निपटा दे, फिर हमारा लास्ट नबार्ड बच जाएगा। तो बेटा वापस आते हैं सीसीआई पे जल्दी से। अब सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बेटा आई होप आई एम अज्यूमिंग कि आप हमेशा की तरह होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं उसको साथ के साथ घर जाके रीड करके स्टिकी नोट्स में बना रहे, ठीक है। प्लीज रिकमेंड करूंगा, करते रहोगे तो बहुत इजीली ये सब्जेक्ट भी निपट जाएगा। और बेटा 40 नंबर लिटरली बता रहा हूँ, बहुत फ्रीक है, बहुत फ्रीक है, बिल्कुल कम एफर्ट और बढ़िया नंबर, ठीक है ना। इनमें कभी आपके साथ गड़बड़ नहीं होगी कि आपने पढ़ा है और आपको क्वेश्चन घुमा दिया कुछ। मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे, जो बिल्कुल सिंपल होंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब बेटा सीसीआई की बात करी तो सीसीआई मैंने आपको बता दिया था कि भैया ये फेयर कंपटीशन को देखता है, ये चेक करता है मार्केट में एक कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना हो, ऐसी मोनोपोली जो कस्टमर के जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट कुछ करे या कस्टमर का अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करे, राइट। तो ये चेक करता है कि मार्केट में एक हेल्दी और एक फेयर कंपटीशन बना रहे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो बेटा कंपटीशन कमीशन है, ये कंपटीशन एक्ट इसका 2002 है बेटा। इससे प्रीवियस चलता था एमआरटीपी एक्ट। क्या चलता था? एमआरटीपी एक्ट 1969, और इसमें एमआरटीपी कमीशन होती थी। लेकिन बाद में हमने इसे कंपटीशन एक्ट 2002 कर दिया और कमीशन को भी बना दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बेटा कंपटीशन 2 टाइप का था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैंने बताया था अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन, उसके बेनिफिट 5 थे। इनोवेशन होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पनिशेस करेगा लैगगार्ड को, बूस्ट करेगा, इंप्रूव रिड्यूस कॉस्ट करेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अफोर्डेबल प्राइसेस, ये इसके बेनिफिट्स है टेक्निकली। फिर यहां से हमें एक्ट पे स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एमआरटीपी एक्ट का मेंशन आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, आप देखोगे तो। चलिए तो आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं बेटा। हाइलाइटर निकाल लिया आप सबने, ठीक है। आराम से नोट करते रहना। जब मैं हाईलाइट करके जिसे अंडरलाइन भी कर लूं, इसका मतलब है वो सेंटेंस को आपको स्टिकी नोट्स में लगाना है, ठीक है। सिमरन जी आ जाओ। बेटा सेकंड हेडिंग आपको पढ़नी है कंपटीशन एक्ट 2002। सदर जी जो कमेटी है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको जो स्टैब्लिश करा है एक्ट ने, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बाद में है। ये देखो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2003 में। लेकिन भाई कमीशन स्टैब्लिश होने से पहले क्या आएगा? एक्ट आएगा ना। जैसे आरबीआई है, आरबीआई का एक्ट आया 1934, लेकिन स्टैब्लिश कब हुई? 1935 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या है ना, आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, आपके मॉड्यूल में गड़बड़ कर रखी है। पूरा स्टैब्लिशमेंट डेट को फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार। तो अभी हम इस पे डील करेंगे मॉड्यूल में, देखिए कि क्या पंगा हो रहा है। लेकिन अभी आप देखो, ठीक है। नंदिनी जी लास्ट क्लास आए थे ना, ऑनलाइन ली थी ना। अब स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास को। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। अब ये एक्ट क्या है देखते हैं भाई। ये ऑब्वियसली कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए है। अब क्या बोलता है कि बेसिकली कंपटीशन लॉ इज अ टूल टू इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी। अंडरलाइन करेंगे बेटा, टूल टू इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी। जब तक मैं दोबारे अंडरलाइन नहीं करता तब तक वो स्टिकी नोट्स में नहीं लिखना, बस अंडरलाइन करना है आपको। जब मैंने डबल बार अंडरलाइन कर लिया वो पॉइंट आपको स्टिकी नोट में डालना है जो इंपॉर्टेंट होगा। एंड टू प्रिवेंट and to prevent and punish anti-competitive business practices and unnecessary government interference in the market. Sorry. तो क्या बोल रहे सर? कह रहा कंपटीशन एक्ट क्या है? ये इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स करता है कंपटीशन पॉलिसीज को। नंदिनी जी कंपटीशन अच्छे से चलता रहे, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना है, ये चेक करना इस एक्ट का काम है। इसके साथ साथ प्रिवेंट एंड पनिश किसको? एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब जो कंपटीशन के अगेंस्ट है बेटा, वो चलेगा नहीं, वहां से ऑन करके आना पड़ेगा। सिद्धार्थ भाई ऑन कर दो, वो वहां से एसी का वो ऑन कर दो, ठीक है। एंटी कॉम्पिटिटिव को प्रैक्टिसेस को पनिश करता है और अननेसेसरी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को भी ब्लॉक करता है कि भाई फालतू गवर्नमेंट मजे ना ले इन द मार्केट। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाज अमेंडेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट। अब सुनना,
बेटा एक्ट कौन सा? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट आई थी और वो बाद में हो गया था कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। जैसे आपको पता होगा ना, एक्ट अभी भी 2002 ही है, लेकिन जब कभी अमेंडमेंट आ जाती है ना तो हम उसे लिखते हैं कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट है, आपके सिलेबस में कंपनी एक्ट 2013 है, लेकिन बेटा 2013 के बाद ना कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 भी आया था, अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी आया था, 2019 भी हुआ। तो जब एक्ट में अमेंडमेंट होती है ना तो हम उसका ईयर ऐसे कर देते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट वो, लेकिन मेन एक्ट की डेट वही रहती है। मेन एक्ट की डेट भी चेंज हो सकती है, जैसे पहले 1956 चलता था कंपनीज, अब 2013 हो गया। जब मेजर अमेंडमेंट हो जाती है ना तो हम फिर सीधा डेट ही चेंज कर देते हैं, अदरवाइज हम ऐसे दिखाते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2007। तो कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट में 2007 में आई थी। फॉलो द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉ। अब अंडरलाइन करना, द एक्ट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, इसको अंडरलाइन भी कर लेना, स्टिकी नोट्स में डाल देना। ये जो एक्ट है ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है, मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है उसको भैया प्रोहिबिट करेगा, मना करेगा। कॉमा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अगर किसी फर्म की किसी भी तरह के डोमिनेंट पोजीशन है और वो उस डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहा है, मतलब मिसयूज कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करेगा। रेगुलेट कॉम्बिनेशंस, ये भी अंडरलाइन करना। बेटा क्या कोई एक्विजिशन, अक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, मर्जर एंड एमलगमेशन, M&A का मतलब होता है मर्जर एंड एमलगमेशन। बेटा दो कंपनीज मिल रही है तो सर क्या मिलना बंद कर देगा? सिमरन मिलना बंद नहीं करेगा। दो कंपनी वोडाफोन आइडिया मिली है ना बेटा, कोई दिक्कत है नहीं? दिक्कत तब होगी अगर आपका पर्पस है एंटी कॉम्पिटिटिव करना, मतलब हमने सोचा दोनों मिलेंगे, कंपटीशन रहेगा नहीं और हम ना अनफेयर प्राइस चार्ज कर लेंगे, अब कंपटीशन आपको प्रॉब्लम होगी। वो कह रहा है कि हम अक्वायर या मर्जर अमलगमेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अमलगमेशन या मर्जर अगर एंटी कॉम्पिटिटिव है, वर्ड क्या है बेटा? एंटी कॉम्पिटिटिव, तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे लिखा देखो, विच कॉज और लाइकली टू कॉज एप्रिसिएबली एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मैंने बताया था कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर कंपटीशन डाल रहा है तो ऐसा मर्जर अमलगमेशन नहीं होने देगा। अगर जैसे वोडाफोन और आइडिया है, नंदनी वोडाफोन आइडिया मिले, लेकिन बेटा उनका मिलने का पर्पस था सर्वाइवल, जियो के आने से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे ना, तो अगर आप सर्वाइवल पर्पस के लिए अमलगमेट हो रहे हो, मर्ज हो रहे हो, तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि इस कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, कंपटीशन खत्म, मिल बांट के कमाएंगे और भाई कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, तब कंपटीशन एक्ट ऐसा नहीं होने देगा, उस मर्जर या उस अमलगमेशन को वो रोक देगा, कहेगा नहीं मिल सकते आप। ठीक है ना? तो ये लास्ट की जो पूरी लाइन है ये आप जो है अपने स्टिकी नोट में डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, इस वाली चेयर पे बैठने को। हाँ फैन, बेटा पंखा करो क्या, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। और फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, फीचर देखते हैं भाई बेटा, स्टिकी नोट चिपकाना, जस्ट की जो अंडरलाइन करो बस उतने उतने फीचर लिखने, छोटू छोटू। सबसे पहला, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। पहला फीचर, ये उन सारी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करेगा जिनका कंपटीशन पे क्या है, एडवर्स इफेक्ट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, कंपटीशन एक्ट एमसीक्यू में जहां पे भी आएगा ना, कभी भी कंपटीशन की बात आ गई है ना, हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन, प्रिवेंट एंटी प्रैक्टिसेस, है ना, फॉर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे टर्म्स जहां पे आ रहे ना, वहां समझ जाओ कि भैया कंपटीशन की बात हो रही है। सीसीआई से भी बेटा वो कंज्यूमर नहीं था, वहां इन्वेस्टर था। कहा था वहां, तो वो तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, समझ तू? तो वहां पे टर्म समझ, अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो सही भी है, अगर अगर बैंकिंग कस्टमर है तो कौन है, आरबीआई, और अगर नॉर्मल कंज्यूमर है सीसीआई, कंपटीशन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फीचर नंबर 2, बेटा आप जब स्टिकी नोट लगाओगे ना, जो हाईलाइटेड है बस वो पॉइंट लिखने हैं, इतने याद करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, एंड देखो अगला पॉइंट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बस वर्ड समझो,
अगर इंटरेस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है वो सेबी करता है। बैंकिंग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है आरबीआई करता है। नॉर्मल कंज्यूमर की बात हो रही है कंपटीशन कमीशन। पॉइंट नंबर 3 बेटा इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बाइंग सेलिंग फ्रीली हो पाए, इसको इंश्योर करता है विद इन्फॉर्मेंट ऑफ। अब मैंने आपको बताया था ना बेटा कंपटीशन एक्ट के आने से एमआरटीपी एक्ट क्या हो गया, रिपेल। रिपेल मतलब समझाया था लॉ में क्या होता है, जब किसी एक्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, जैसे कभी था ही नहीं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के आने से कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया, रिपेल हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस हट गई। तो ऐसे मैंने बताया था पहले एमआरटीपी एक्ट 1969 चलता था, अब वो रिपेल होके क्या आया, तो बोलेगा कंपटीशन एक्ट 2002 रिपेल डैश एक्ट, एमआरटीपी एक्ट 1969, डेट याद रखना। ठीक है, तो ये एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिपेल करा। और बेटा एमआरटीपी कमीशन क्या हो गई, डिसॉल्व। तो जब आप इसके ना इसके साइड में स्पेस है वहां लिख लो बेटा, पहले चलता था एमआरटीपी एक्ट 1969, डेट देख लो बेटा आप, ईयर याद रखना अच्छे से। और इसके अंदर होती थी बेटा एमआरटीपी कमीशन, इसके अंदर क्या होती थी बेटा, एमआरटीपी कमीशन। सिमरन जी अबे यार ईयर याद रखना बोला मैंने। अच्छा, अब इसको 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 बेटा क्या कर दिया अपन ने, रिपेल कर दिया, जैसे कभी है ही नहीं। और बेटा इसको रिपेल करके अब नया कौन आया पिक्चर में, बेटा नया आया कंपटीशन एक्ट 2002। बेटा ईयर याद रखेंगे प्लीज, कंपटीशन एक्ट 2002। और इसके अंदर क्या एमआरटीपी कमीशन चलेगी, अरे सर कैसे चलेगी, इसमें इसमें कौन चलता है बेटा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले के एक्ट को रिपेल करके दूसरा एक्ट बना दिया। और सदर जी पहले चलती थी एमआरटीपी कमीशन, बेटा जब उसका एक्ट रिपेल हो गया तो बेटा कमीशन को भी तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे बोल सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रीडिसेसर बॉडी कौन थी, एमआरटीपी कमीशन। ठीक है, और कंपटीशन एक्ट का प्रीडिसेसर एक्ट कौन सा था, एमआरटीपी एक्ट। क्लियर है, 1969। ठीक है, लास्ट देखो बेटा, और बेटा इसी के अंदर कंपटीशन एक्ट ने, बेटा कंपटीशन एक्ट ने किसको स्टैब्लिश करा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी ड्यूटी फंक्शन पावर सब कुछ इसी एक्ट में प्रेस्क्राइब है। आपको जितने पॉइंट हाईलाइट करे हैं इसका बेटा स्टिकी नोट बनाना है होमवर्क में। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये सेकंड हो गया। थर्ड, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फोर्थ, कंपटीशन कमीशन से क्या रिपील हुआ, एमआरटीपी एक्ट, और इसके साथ साथ क्या डिसॉल्व हुआ, एमआरटीपी कमीशन डिसॉल्व हो गई। और लास्ट, कंपटीशन कमीशन ने क्या एस्टैब्लिश करा, सीसीआई, कंपटीशन एक्ट में, सॉरी। और इसके पावर ड्यूटी और सब कुछ यहीं पे लिखे हैं। क्लियर है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस उसकी थोड़ी और फंक्शंस को बढ़ा दिए, थोड़ी और बाउंड, हाँ वो तो है जितने थे ही, लेकिन थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी कर दी और नाम चेंज कर दी। ठीक है जी, जैसे आपको बताओ एसबीआई जो है, एसबीआई बैंक है ना, हाँ एसबीआई बैंक जो है वो नॉर्मल बैंक नहीं है, उसका सेपरेट बैंक का उसका सेपरेट एक्ट है। इंडिया का इकलौता ऐसा बैंक है जिसके बैंक के लिए अपना एक एक्ट है। नॉर्मल एचडीएफसी आईसीआई के लिए क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके अलावा बैंकिंग के अलावा मैंने बताया था आरबीआई भी लगता है उसमें, और इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट है वो भी लगता है। एसबीआई इकलौता ऐसा बैंक है जिसमें ये तीनों तो लगते हैं, साथ में एसबीआई का अपना एक्ट है, एसबीआई एक्ट। ठीक है, और इससे पहले एसबीआई का नाम पता है आपको क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये पहले था जब ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद हमने नेशनलाइज करके उसे बाद में कन्वर्ट करा, और अब तो एसबीआई है, आपको पता। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्लियर है बेटा। पहले मैंने आपको कंपटीशन कमीशन का एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने आपको बताया क्या, कंपटीशन एक्ट, उसके फीचर। अब देखो अगली हेडिंग क्या है, लास्ट हेडिंग आपकी सीसीआई, बस खत्म हो गया, आधा पेज बचा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी इसको क्या क्या करना है। भाई इसकी एग्जिस्टेंस कहां पे आई, कंपटीशन एक्ट से आई। ठीक है, एक्ट कब आया था, 2002 में।
उसके अगले साल ही आया है। डेट याद रखना, फुल फॉर्म डेट, पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम था, किस एक्ट में आया, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बेटा सीसीआई स्टैब्लिश हुआ था, किसने करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 अक्टूबर 2003। तुम ध्यान से नोटिस करो ना, अगर तुम एक रिदम देखो, आरबीआई का एक्ट कब आया था, 1934। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, 35। सेम गोज विद सेबी, सेम गोज विद सीसीआई। जिस डेट पे एक्ट आया है उसके एक साल बाद उसकी बॉडी स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। ऐसे याद याद कर सकते हो आप। अब आगे के मुझे पता नहीं है, आगे के ईडा है, ईडा भी शायद है, ईडा में भी यही था, अगले साल ही। बेटा करनी पड़ेंगी, एमसीक्यू आएंगे। बेटा बर्थडे छोड़ो, आप बर्थडे भूल जाओ। आशिमा के बर्थडे में तो 12 बजे डाल दी थी तुमने स्टोरी, कैसे डाली थी, रिमाइंडर लगाया होगा ना, तो इसका रिमाइंडर लगा दो, यहाँ कॉपी में चिपका दो डेट। आप एक काम करो, अगर आपको याद नहीं रहती ना, आप एक स्टिकी नोट बनाओ चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब एक सुनो बात, सारे अच्छे बच्चे, जो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, जो बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर करेंगे, बेटा चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बनाना स्टिकी नोट्स। और मैं बता रहा हूं कि एक छोटी सी मेहनत से ना 2 नंबर आपके हाथ में, 2 नंबर, 2 MCQ, रिजिड, आप खुश रहोगे देख के। छोटी सी मेहनत है। यहाँ पे हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट डेट्स, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और हमने कितने, बेटा स्टिकी नोट्स में ना, इसमें कह रहा हूँ कि ना आपको कॉपी और बुक के पंगे नहीं देना चाहता मैं। आप देख लो, मेरे कोई पंगा नहीं है, कॉपी में लिख लो, मेरा पॉइंट है लिख लो। इंपॉर्टेंट डेट पता है कैसे करना, यहां पे लिखना इंस्टीट्यूशन, यहां पे लिखना एक्ट, और यहां पे लिखना एस्टैब्लिश। पहला कौन था, आरबीआई, इसका था आरबीआई एक्ट 1934, और स्टैब्लिश हुआ था 1935, शायद जून में, मुझे नहीं पता, डेट चेक कर लेना अपने आप, मुझे नहीं पता, ठीक है। सेबी बेटा ऐसे ही करना, सीसीआई। अब सीसीआई में क्या हो गया, सीसीआई में आपको 2 चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो आप ये करना, पहले था भाई MRTP एक्ट, कौन सा था, 1969, और थर्ड था कंपटीशन एक्ट 2002। और एस्टैब्लिशमेंट देखना, इसकी तो कोई एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, इसकी थी 14 अक्टूबर 2003। बस ये पेपर में आप नोट बनाओ, चाहे इसका स्टिकी नोट बनाओ, 5 तो है भाई, 5 की मतलब 10 डेट होगी, एक्ट की अलग और उसकी अलग, 2 नंबर आपके हाथ में, क्या मजे ले रहे हैं। फुल फॉर्म, डेट, एस्टैब्लिशमेंट, इनसे कोई मजे मत है ना, क्वेश्चन आएगा गारंटेड, पहले ही बता के चल रहा हूं आपको मैं। अब आपके ऊपर है आपकी अप्रोच, अगर आप ये जो मैंने एडवाइस दिया इसको टल्ले में निकाल दो कि हाँ याद हो जाएगा, हम तो हमें सिखाएंगे सर, हम तो इंटेलिजेंट है इतने बड़े, तो बेटा आप कर लो। बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं आप सारी बातें याद कर पाओ, जितना लिखोगे फेंक दो बेटा, फेंक दो, उड़ा दो, सब फेंक दो, चेयर फेंक दो इधर। चलो, तो भैया आया कब था, 14 अक्टूबर 2003 को। द कमीशन, अंडरलाइन करना, कमीशन है बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा पता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, क्या दुष्यंत सर ने आपको लॉ पढ़ाया है, लॉ में कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो, जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो, फीचर्स थे ना, जैसे कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी हो। तो ये जो कमीशन है ये भी क्या एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। बड़ा पढ़ाया ना सर ने, कॉमन सील क्या होती है, कॉमन सील है ना मैंडेटरी, क्या ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल राइट, पहले मैंडेटरी था बाद में ऑप्शनल कर दिया है। अगर आपको कॉमन सील लेने का नहीं तो आप 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन कर दोगे तो वो भी चल जाएगा, कंपनी में जो सीईओ एमडी वेमडी है उनके साइन कर दो, चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बॉडी कॉर्पोरेट है, और परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लीगल एंटिटी सब है। सीसीआई कंसिस्ट ऑफ, अब देखो दोबारा, अब बच्चा कंफ्यूज होगा, क्या क्या ये मेंबर वाला पंगा हमने सेबी में देखा था, क्या था सेबी में, 1+2+1+5 लिखवाया था ना वहां पे, 1+2+1+5, पहला चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 पर्सन आरबीआई का ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई, और 5 पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें एटलीस्ट 3 फुल टाइम होने चाहिए। बेटा याद है ना सेबी की कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर में क्वेश्चन आएगा,
ऐसे ही जैसे सेबी की कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे सीसीआई की भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका भी स्टिकी नोट बनता है ना। अभी लगा लो इसका तो जी अभी लगा लो, क्वेश्चन बन जाएगा। और मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसका, सेबी का और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। मॉड्यूल में है क्वेश्चन पीछे, अभी लगा लेना। देखो क्या बोल रहा है, इसको अलग से कर देता हूं हाईलाइट। कह रहा है सीसीआई कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटू सा है, छोटू सा। यानी यार आप लोगों ने स्टिकी में लगाया तो नहीं, साइड में लिखना होगा, बड़ा होगा लगाया। कोई नहीं बेटा, अभी बाद में लगा लेंगे, टेंशन नहीं। 1+6 कर दो बेटा इसे। बेटा 1 कौन है, एक तो हो गया चेयर पर्सन, और बेटा 6 कौन है, मेंबर। और इस सारे अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय, इसमें कोई पंगे नहीं है भाई। अब आपको क्या लगता है किससे क्वेश्चन आएगा, इससे सेबी से? सेबी से। तो ये तो हलवा सा है, 1+6 लकी नंबर 7 बन गया। एक चेयरपर्सन 6 मेंबर, सारे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ आएगा क्वेश्चन सेबी से। और सेबी में बताओ किससे आएगा, आएगा आरबीआई से, क्योंकि आगे के और पीछे के तो सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट थे। बस एक ही तो था कि एक बंदा आरबीआई का होगा। 1+2+1+5 था, तो जो सेंटर में 1 आ रहा है वो आरबीआई वाला, उसी से क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई कितने अपॉइंट कर सकता है सेबी में, एक कर सकता है, और किसी से नहीं आएगा, क्योंकि सारे से अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये ऐसा आ जाएगा कि जो लास्ट 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें से एटलीस्ट डैश मेंबर विल बी फुल टाइम, 3 मेंबर, एटलीस्ट 3 मेंबर, राइट। बस तो ये छोटा सा पॉइंट था। आगे देखो, आगे क्या बोलता है, कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिस। बेटा एक ही चीज 50 बार बोल दी इसने, ये बात आगे फीचर में देखा हुआ है हमने। भाई ये क्या है, ड्यूटी ऑफ द कमीशन है टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिटर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अबे मजे ले रहा है, ये तो दे रखा है, फीचर्स दे रखे हैं, आगे बकवास कर रहा है, हमें सिखा रही है। The commission is also required to give opinion on competition issues on the reference received for a statutory authority established under any law, and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues। कह रहा भैया competition से related कितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो कोई awareness करवानी है, चाहे कुछ भी करना है, तो वो ये कमीशन ही देखेगा। अबे बैल बुद्धियों की तरह याद नहीं करना, स्मार्ट वर्क करो। कंपटीशन से रिलेटेड जितना भी मामला है वो ये कमीशन संभालेगा, बस एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक, कंपटीशन कमीशन हैड एस्टैब्लिशमेंट फॉर अकम्प्लिश द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी क्या गए, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, और मार्क कसम कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हैं फालतू में, ऊपर फीचर थे ना वही कॉपी मारे गए। देखो पहला, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन, मत डालना स्टिकी नोट। एक बार हमने कहां डाला था, फीचर में डाल दिया ना आपने ऑलरेडी होमवर्क में, तो भाई यहां बार बार थोड़ी करेंगे हम। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। पागल बना रहे हैं अपने को, कुछ नहीं है, एक ही चीज बार बार कराएंगे, सिलेबस बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक ही जगह नोट डालेंगे सदव जी, फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट, ठीक है। कमीशन के भी वही, जो एक्ट के फीचर है वो कमीशन के ऑब्जेक्टिव बनिए टेक्निकली। आ जाओ जी, रोल देख लेते हैं। बेटा वो वाला रोल नहीं है ये, चिकन टिक्का रोल नहीं है ये। हाँ अबे यहाँ पे ये लिख करा तो था मार्क, इसी में डाल दियो, लिखना ही क्यों है। ऊपर हमने फीचर करे थे ना, उस वाले पे फीचर जहाँ पे में होंगे, फीचर में एक बार स्टिकी नोट लगा दे फिर तो सेम ही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, हाईलाइट कर दे बस। आ जाओ बेटा वेज रोल, मेंबर वाला साइड में लिख लो, नोट डालने का छोटा सा, ये मुझे लगा बड़ा होगा। कहाँ पे बेटा, ये कंपटीशन एडवोकेसी। बेटा कंपटीशन में ना कई बार भसड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि सही है गलत है। तो एडवोकेसी मतलब वकालत, वकील, जैसे तुम दोनों की लड़ाई हो गई, अब जो तुम्हारी दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारी एडवोकेसी करेगी, तुम्हारी वकालत, नहीं नहीं मेरी दोस्त तो बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो वो एडवोकेसी बोलते हैं, तू इसका वकील है जो तू बोल रहा है इसके बिहाफ। रोल ऑफ सीसीआई, अब सीसीआई का रोल देखते हैं। अब देखो फिर से दिमाग खराब करेगा, कंपटीशन, कंपटीशन पकड़ लो। जसमानक का गाना सुना तुमने, नो कंपटीशन, बस वो सुन के आना बस। अब देखो रोल ऑफ सीसीआई क्या बोलता है, पहले प्रियम्बल दे रखा है। अब आपको पता है बेटा, प्रियम्बल तो बार बार पढ़ लिया आपने, आरबीआई का भी प्रियम्बल पढ़ा था।
ऐसे भी कर, मैंने बताया था एक्ट स्टार्ट होने से पहले ना एक समराइज फॉर्म में 3-4 लाइन का प्रेम्बल देता है जो ना आपको काइंड ऑफ ये बताता है कि इस एक्ट में आप किससे रिलेटेड बातें पढ़ने वाले हो। जैसे फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं ना कि पूरा लेटर पढ़ने से पहले अपने को एक पता चल जाए कि इससे रिलेटेड है, और प्रेम्बल भी ऐसा ही है। कह रहे हैं एन एक्ट टू प्रोवाइड and keeping in a view of the economic development of country for establishing of a commission to prevent practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition market। बेटा इसका ना यहाँ टैटू करवा लो। अब इसका एक ही चीज बोले जा रहे दिमाग का, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कैरियर। अब ऑब्जेक्टिव देखो, अभी गाली खाएंगे मेरे से अगर इस बार। कंपटीशन कमीशन के ऑब्जेक्टिव बता रहा है बेटा सीसीआई के। रोल बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, ऊपर ऑब्जेक्टिव बताए तो थे। और सॉरी ध्यान से पॉइंट, ये जो ऊपर पढ़े थे हमने ये थे कंपटीशन कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये जो नीचे दे रखा है ये है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए। डिफरेंस समझ आ गया बेटा? हाँ मैंने गलती से मैंने पढ़ा ही नहीं टू अचीव। ऊपर वाले ये बेटा उनके गोल्स होते हैं। जैसे आपका गोल है फाउंडेशन क्लियर करना, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। अब उसको पढ़ने के लिए, उसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, तो वो अब हम बता रहे हैं कि क्या इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए क्या क्या करा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो पहले बेटा। ठंडी लग रही है देखो, अरे यहाँ गर्मी लग रही है। बुक तुम्हारी कलर कलर हो गई ना पूरी, ऐसा लग रहा होगा। और तुम्हारी मॉड्यूल तो खाली पड़ी होगी, ब्लैंक है ना। मेरे कहने में पढ़ाई भी कर लो। ओ, ओ, वो ढंग से बेटा कभी हो नहीं पाता, चारों को बैलेंस रखो वो ढंग से। आज वो 6 महीने और भी लोगे तब भी ढंग से नहीं होगा। बाहर निकलो यार, बाहर निकलो वरना मैं धक्के मार के बाहर निकलो। अब फेंको, अब बनाओ, अब लपेटो लपेटो, अब बनाओ, मेरा पागल बनाओ। आप ये आप वो बना लो, तुमने कंक्लूजन दे दिया तुमने। बीसी के को तो बोल सकते हो, तो इको को तो नहीं बोल सकते यार। ओहो, अब ये चाय पिलाओ बेटा इसको, सुनने भी चाय लाओ इसके लिए। तुम चुप रहो, तुम तो कवर करने के लिए बोल रहा। अच्छा सुनो, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब भैया कंपटीशन सीसीआई ने क्या करा, पहला मेक द मार्केट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ, मार्केट वर्क करे किसके, बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। बेटा ये इंश्योर करता है, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव बनाने ना कंप्लीट करने हैं, तो ये इंश्योर करता है कि मार्केट जो है वो वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर के लिए वर्क करे। पहला पॉइंट, इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन। आप घूम फिर के देखो, कंज्यूमर, कंपटीशन, एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन, उसी पे बातचीत आएगी। थर्ड, इंप्लीमेंट करेगा कंपटीशन पॉलिसी, फिर से आगे कंपटीशन, एम टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, आगे बोल रहा है डेवलप एंड न्यू नर्चर इफेक्टिव रिलेशंस एंड इंटरेक्शंस विद सेक्टरल रेगुलेटर्स टू एंश्योर, यहां से अंडरलाइन करना, एंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ सेक्टरल रेगुलेटरी लॉज विद द कंपटीशन लॉज। कह रहे जो आसपास के लॉज है वो इस तरीके से बने कि कंपटीशन हेल्दी रहे। इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी, इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन, आपको याद नहीं करना, स्प्रेड द इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन, आपको याद नहीं करना, आपको पता है क्या वर्ड पकड़ना है, देखो क्या वर्ड है, यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे क्या वर्ड है, एक ये हाईलाइटेड पॉइंट है अलग से थोड़ा, जो कह रहा है इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ सेक्टरल रेगुलेटरी लॉज विद, आपको आंसर दिया होगा क्वेश्चन में, इट इज जस्ट आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। कंपटीशन है भाई, हर जगह कंपटीशन है। नहीं नहीं, सिक्की नोट्स पे जरूरत नहीं है।
आप ये कर लेना, बस इसे ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, शेयर पर्सन वाला तो आप वहीं नोट कर लेना, और ये एमआरटीपी एक्ट वाला बना लेना भाई, इसको बना लेना। मतलब ये तो पॉइंट है वैसे, बट पॉइंट को ना सेपरेट भी बना लोगे तो बढ़िया है, इसको पॉइंट को ना सेपरेट बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया है ये वाला। वैसे ये पॉइंट यहाँ दे रखा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सेपरेट कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया। स्टिकी नोट्स पे आप 5 बनाओगे ना, हाँ या तो ऐसे कर लो, एक स्टिकी नोट फीचर का बनाना, लेकिन अलग से ना ये एमआरटीपी वाला और मेंबर वाला ये अलग से बना देना हाईलाइट करके, क्योंकि हाईलाइट रहेगा ना तो आपको दिमाग में फोकस चला जाएगा। अदरवाइज आप देखोगे तो कहीं गलती से रीड करते हुए स्किप ना हो जाए, क्योंकि जब आप खुद से रीड करोगे तो आपको पूरा रीड करना ही नहीं है, आपको जो हाईलाइटेड पार्ट वो भी नजर माननी है। लर्न तो आपको स्टिकी नोट्स वाला करना है सिर्फ, पेपर ओरिएंटेड काम खत्म। आ जाओ बेटा, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ ईडा पे। छोड़ो छोड़ो, कोई काम नहीं। बिजनेस फैसिलिटेटर में क्या काम है भैया, कुछ नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिसेस पेनलाइज करता है ये वो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे आओ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इसी के साथ हमारा थर्ड लिस्ट भी कंप्लीट हो गई ना, लिस्ट पे पहले टिक्की लगा लेते हैं। हाँ है नहीं भाई, ये बेटा हमारा डन होता है क्या, सीसीआई। अब आते हैं बेटा लास्ट हमारे फंड नॉन फंडिंग के लास्ट पॉइंट पे, ईडा। अब एक और ट्रिक बता दूं, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, बैंकिंग आरबीआई। सिक्योरिटी या कैपिटल मार्केट को, है ना, बैंकिंग या मनी मार्केट को आरबीआई, सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट को सेबी, कंज्यूमर एंड कंपटीशन को सीसीआई। यहां पे ना सारा जो काम चलेगा वो चलेगा इंश्योरेंस सेक्टर का, किसका, देखो यार, जहां पे भी ना पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होता है ना, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे पब्लिक बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट है, वहां पे पब्लिक का पैसा लगा होता है ना, इंश्योरेंस में आपको पता है कई लोग इंश्योरेंस लेते हैं, एलआईसी वगैरह। जहां पे भी पब्लिक का पैसा है वहां पे गवर्नमेंट को ना बहुत प्रिकॉशन लेके चलने पड़ते हैं। भाई पब्लिक का पैसा डूब गया तो गड़बड़ होगी ना, तभी जितने भी पब्लिक वाले इंस्टीट्यूशन है ना उनमें जनरली रेगुलेटरी बॉडी बहुत अच्छी है, जैसे बैंक में आरबीआई है, ऐसे ही लोग जो है कहीं इंश्योरेंस करवाते हैं, अब उनका पैसा डूब गया, मान लो कंपनी ने इंश्योरेंस कर ली, फेक कंपनी निकली, बंद करके निकल ली, ऐसा बेटा हो गया तो पब्लिक का तो भरोसा उठ जाएगा। जो पॉलिसी होल्डर है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, पॉलिसी होल्डर, उसका तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, वो काम करता है ईडा। ईडा का दो ही काम है, पहला इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, इंश्योरेंस सेक्टर को, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, जीआईसी, खुद कितनी भी आपने सुनी होगी, टाटा की भी आते, एचडीएफसी की भी हाउसिंग प्लान आते हैं, जो भी लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस देते हैं, लाइफ भी होती है, जनरल भी होती है ना, कार की, मोबाइल की, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उन इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, ईडा। और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, ईडा। तो आप कीवर्ड्स पकड़ो, बैंकिंग और मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। और बैंकिंग कस्टमर को, बैंकिंग का जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है, आरबीआई। आरबीआई है बैंकिंग कस्टमर, सही ना, सेबी जितनी भी सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। थर्ड कंपटीशन वाला, जितनी भी कंपटीशन वाली है चीजें वो इससे रिलेट होगी, और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे ये पूरी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा पहला, और ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, वर्ड क्या यूज करना है, पॉलिसी होल्डर। अब कीवर्ड आपके दिमाग में पता लग गया, अब उसी बेसिस पे पढ़ना है आपको। चलिए तो हम जल्दी से जाएंगे ईडा पे। सर ये 6 पॉइंट में कुछ नहीं करना है ना, नहीं नहीं भाई छोड़ दे, कोई काम का नहीं है, पढ़ना हो तुम पढ़ लेना अपने एंड में, काम का तो नहीं है वैसे। हो गया, अरे बेटा छोटू सा टॉपिक है, चलो अरे फटाफट हिम्मत बनाए रखो। ईडा बेटा फुल फॉर्म जो है वो है इंश्योरेंस
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बस इतना ही होता है, ईडा ऑफ इंडिया पीछे लगाया हुआ है। फुल फॉर्म का तो ऑप्शन ही है, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ईडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम ही बता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, मतलब ये रेगुलेट करेगी सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को और कोशिश करेगी कि उनकी क्या हो, डेवलपमेंट हो। पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट क्या हो, प्रोटेक्ट। मतलब मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बेच दी, अब बेटा जब मान लो कार का एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई, उसकी फैमिली जब क्लेम लेने आई तो कंपनी क्लेम देने से मना कर रही है, कह रहे भाई आपका ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो भाई ये सब चीजें प्रोटेक्ट करके रखनी पड़ेगी ना। अगर आप ऐसे फ्रॉड करिए कंपनी और ऐसे चलता रहा तो कोई बंदा इंश्योरेंस क्यों लेगा? तो ये सारी चीजें कि बंदा प्रीमियम टाइमली पे करे, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो कंपनी उसे टाइमली क्लेम दे दे। अब 10 साल बाद क्लेम दे रही है, गड़बड़ है ना यार ऐसे। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना किसका काम है, ईडा का। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा है, देखते हैं फटाफट। सबसे पहले बोला बेटा पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। इंट्रोडक्शन में कह रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा, इज एन ऑटोनॉमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। वर्ड अंडरलाइन कर लो, वर्ड है, स्टिकी नोट मारना चाहिए, ऑटोनॉमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। सर ये क्या बोला, सुनना बेटा, ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट। एपेक्स मतलब होता है हेड, और स्टैट्यूटरी मतलब होता है जो लॉ के द्वारा बना गया है। तो सिमरन जी ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, एपेक्स यानी हेड है। सर आपने तो बताया एपेक्स तो सर आरबीआई होता है, बेटा वो एपेक्स बॉडी होता है बैंकिंग सेगमेंट का, मतलब बैंकिंग का एपेक्स बैंक कौन है, आरबीआई। सिक्योरिटी में एपेक्स कौन है, सेबी। कंपटीशन में एपेक्स कौन है, सीसीआई। और अगर आगे बढ़ना, विच रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया एपेक्स बॉडी बताइए, तो बेटे चारों ही एपेक्स बॉडी है, आगे वो क्लियर करेगा। एपेक्स बॉडी बताइए बैंकिंग सेक्टर की, कौन है, आरबीआई। सिक्योरिटी मार्केट की, सेबी। कंपटीशन मार्केट की, और अगर बोले एपेक्स बॉडी बताइए जो कि डेवलप और रेगुलेट करा किसको, इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस की सबसे हेड टॉप बॉडी कौन सी होती है, ईडा। तो ये सारे एपेक्स इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस का कौन है, ईडा। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट है भाई, अकेला। एपेक्स मतलब हेड है, और स्टैट्यूटरी इसलिए बेटा इसकी जो भी चीज ना एक्ट से एस्टैब्लिश होती है वो स्टैट्यूटरी होती है। जैसे आरबीआई एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ, आपको पता है आईसीआई जो आपका इंस्टीट्यूट है वो नीचे लिखा हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टैब्लिश हुआ है, आईसीआई का अपना एक्ट है, तो वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप बुक में भी देख लो, शायद लिखा हो, क्या पता, लिखा है ना नीचे बुक के स्टार्टिंग कवर पे लिखा है ना, एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आईसीआई का अपना एक्ट है, शायद 1949 आएगा, पता नहीं, जो भी एक्ट है अपना, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका एक एक्ट है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। बस आगे देख लेना, सदब अगर आपको है ना एपेक्स बॉडी बताओ तो आप मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि चारों एपेक्स है। आगे वाली लाइन से पता लगेगा, इंश्योरेंस का एपेक्स ईडा, सिक्योरिटी का एपेक्स सेबी, बैंकिंग का एपेक्स आरबीआई, कंपटीशन का एपेक्स, और जब रूरल डेवलपमेंट का एपेक्स होता है ना, रूरल डेवलपमेंट का, तो नाबार्ड होता है। वो हम पढ़ेंगे नाबार्ड के टाइम में। आगे बढ़ो। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, देखो बेटा एक्ट आ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। बेटा मैं आपको प्लीज दिल से रिकमेंड करूंगा, आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अगर पेज खाली है या स्टिकी नोट लगा के बना देना प्लीज, वो भी जो भी वो था उसका एक्ट और उसका स्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है ना। तो बेटा एक्ट आया कब, मैं कुछ चीज चेक कर रहा था, चलो ठीक है। ड्यूली पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो बेटा अंडरलाइन क्या करना है, पहला एपेक्स बॉडी विच रेगुलेट, ये स्टिकी नोट पे चाहिए मेरे को, डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पहला पॉइंट। दूसरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड ईडा एक्ट 1999, डेट याद रखना, डेट याद रखना 1999, ड्यूली पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। द ईडा एक्ट 1999 allows private player to enter insurance sector in India besides maximum foreign equity of 26%।
मैं बता रहा हूँ इसे, मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी ऑफ 26% इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्या मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट बताए, एफडीआई एफआईआई, ऐसा कोई नहीं बताया? अभी एक स्टिकी नोट लगाओ इसी पे, आगे पीछे राइट लेफ्ट जहां पे, और इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना नॉलेज के लिए। बेटा याद रखना सिमरन जी, स्टिकी नोट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझते हो क्या होती है बेटा? जब बाहर हम पैसा लगाते हैं, बाहर वाले हम पे पैसा लगाते हैं ना, किसी भी तरीके से, जब दो कंट्रीज के बीच में आपस में इन्वेस्टमेंट होती है, बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना स्टिकी नोट में ऐसे ही बनाना है आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है दो प्रकार की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है दो प्रकार की, ठीक है, साथ साथ लिखते रहो। एक होती है बेटा, छोटा छोटा लिखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं बेटा? इसे एफडीआई बोलो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलो, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलो, चलेगा। बेटा एक होती है, क्या आपने पढ़ा है वैसे 12th में तो, एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफआईआई। इसका एक और नाम होता है, साइड में लिखना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पोर्टफोलियो और एफआईआई अलग अलग होते हैं, बट आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, आप इतना समझो बस, ठीक है। सर होता क्या ये तो बताओ। बेटा ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम फोकस से। बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको ओनरशिप एंड कंट्रोल के साथ साथ प्रॉफिट भी देगी। सिमरन, ओनरशिप प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन एफआईआई में आपको मिलता है ओनली प्रॉफिट। क्या मिलता है बेटा? इसमें ओनरशिप कंट्रोल नहीं मिलेगा, चाहे बाहर से आए चाहे, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले एफडीआई, बेटा वहां पे एक बंदा है टिम कुक, यूएसए में एप्पल का जो ओनर है, अभी सीईओ करंटली, स्टीव जॉब्स तो फाउंडर थे, उनकी जो डेथ हो गई, अभी टिम कुक चल रहा है जो अभी चला रहा है सारा मामला। और टिम कुक भैया ने इस बार डिसाइड करा कि हम इंडिया जाएंगे और इंडिया में ना मुंबई में अपनी मस्त एकदम फैक्ट्री लगाएंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बेटा टिम कुक भैया ने मुंबई में इन्वेस्टमेंट लगाई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगी। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो फैक्ट्री खोली, उसमें कंट्रोल एंड ओनरशिप किसका होगा? टिम कुक का। भाई उसकी पूरी फैक्ट्री है, उसकी जमीन है, उसने लगाई है, चल रहा है मामला, तो पूरी कंट्रोल ओनरशिप उसका है, और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होकर प्रॉफिट मिलेगा वो किसका है? टिम कुक का। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई या एफआईआई? एफडीआई। और क्योंकि ये बाहर से इंडिया में लग रही है, इसे बोलते हैं एफडीआई फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? एफडीआई फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि पैसा आएगा ना। अच्छा ऐसे ही आज यहाँ पे टाटा जी है, टाटा मोटर्स है, उन्होंने डिसाइड करा यार हम ना अफ्रीका में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, तो भैया टाटा मोटर ने अफ्रीका में फैक्ट्री खोल दी टाटा मोटर्स के नाम से। उस फैक्ट्री की ओनरशिप कंट्रोल किसका? टाटा का। प्रॉफिट किसका? टाटा का। तो ये क्या है, एफडीआई एफआईआई? एफडीआई। ये भी एफडीआई, लेकिन क्योंकि इंडिया से बाहर लगी है तो एफडीआई टू अब्रॉड। तो ये फ्रॉम भी हो सकती है, टू भी हो सकती है तो दोनों एफडीआई। ओके सर। सर एफआईआई क्या होती है? बाहर से इधर आई तो फ्रॉम अब्रॉड, हमने लगाई तो टू अब्रॉड। इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है फ्रॉम अब्रॉड को, हम क्यों लगाए बाहर, बाहर से इधर आए ना, पैसा तो तभी आएगा। एफआईआई क्या होती है? बेटा इस बार ना वहां का एक बंदा इलॉन मस्क, उसने कहा यार फैक्ट्री फैक्ट्री छोड़ो, एक काम करता हूँ रिलायंस के ना 10 शेयर ले लेता हूँ। इंडिया में कंपनी है रिलायंस, उसके क्या लेता हूँ? 10 शेयर। बेटा 10 शेयर लेने से क्या कंट्रोल ओनरशिप उसकी आ गई, या मोटा भाई की होगी? मोटा भाई की होगी, ओनर तो वही है ना। लेकिन 10 शेयर पे जो प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलेगा, वो मिलेगा क्या उसे? तो जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेस कर रहे हो, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसने बस शेयर परचेज करे ना, तो उसे तो प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, ओनरशिप कंट्रोल थोड़ी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप 51% शेयर खरीद लो, तब वो एफआईआई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एफडीआई में कन्वर्ट। समझ आया? तो जहां पे आपको ओनरशिप कंट्रोल नहीं मिल रहा, सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो एफआईआई है। क्या है बेटा? जैसे इलॉन मस्क ने रिलायंस के शेयर ले लिए, उसकी थोड़ी होगा रिलायंस, वो थोड़ी बताएगा क्या करना है कैसे, वो तो अपने जो ओनर है वो बताएगा। हाँ प्रॉफिट पे शेयर मिलेगा उसे।
तो भी बेटा तब 50 से ज्यादा ले लिए तो फिर तो कंट्रोल ओनरशिप आ गई ना, फिर तो एफडीआई बन जाएगी। ठीक है, चलो। तो और फिर यहाँ पे पैसा आया तो ये एफआईआई फ्रॉम अब्रॉड। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पे अंबानी है, अंबानी का एक काम करता है, वहां इन्वेस्ट क्या करना, फैक्ट्री एफडीआई क्या लगानी, एक काम करता है, एप्पल अच्छा ग्रो कर रहा है, एप्पल के 10 शेयर ले लेता हूँ, ये भी तो एप्पल के 10 शेयर ले सकता है, तो ये भी क्या अगेन एफ आई आई, क्योंकि हमने लगाई है तो टू अब्रॉड, बस। अब मेन मुद्दा समझना, गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न होता है ना वो एफडीआई पे होता है। किस पे होता है बेटा, एफआईआई पे फोकस ही नहीं होता सदफ, क्यों बेटा, एफआईआई ना प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, बाहर के बंदों ने पैसा लगाया, इंडिया में पैसा आया, जैसे ही प्रॉफिट निकला बेच के चले जाएंगे। कंपेरेटिवली एफआईआई थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, किसके लिए होता है, लेकिन एफडीआई में भाई अगर इलॉन मस्क यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा है तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए, भाई फैक्ट्री लगाने में उसकी करोड़ों की कॉस्ट आ गई है, अब वो 1 महीने 2 महीने साल भर में थोड़ी जाएगा, तो 50 साल 60 साल बिल्ड करेगा फ्यूचर में। तो एफडीआई ना लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी ज्यादा टाइम की आती है, तो गवर्नमेंट का फोकस किस पे होता है, एफडीआई। दोनों में डिफरेंस समझ आया पहले, अब मैं पॉइंट समझाता हूँ। बेटा पहले क्या होता था ना, पहले अगर आपने थोड़ी इंडियन इकोनॉमी की नॉलेज रखी हो अच्छी, तो आपको पता होगा कि पहले एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एलपीजी, उससे पहले ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती थी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, किस सेक्टर की, अब बाहर की कंपनी इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर सकती है उसकी लिमिट बनाई थी गवर्नमेंट ने, बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई की लिमिट थी 49%। कितनी थी, मतलब मान लो मैं इलॉन मस्क, मुझे इंडिया में बैंक खोलना है, मैं ये 1991 से पहले की बात बता रहा हूं, तो मैं मान लो मिस्टर जॉन हूं, मिस्टर जॉन बैंक खोलना है मुझे, मिस्टर जॉन इंडिया में बैंक खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 59% स्टेक ले सकता है। इसका मतलब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बाहर के बंदों को बैंक खोलना है तो या तो किसी इंडियन प्लेयर के साथ कोलैब करना पड़ेगा या गवर्नमेंट के साथ कोलैब करना पड़ेगा, जिसमें उसे सिर्फ कितना स्टेक मिल सकता है, मैक्सिमम 49, रिमेनिंग 51 तो इंडिया के किसी प्राइवेट पर्सन या इंडिया की गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। पहले पहले गवर्नमेंट ने पता है क्यों सोचा, ये गवर्नमेंट ने इसलिए सोचा था कि यार हम ना ज्यादा मेजोरिटी पावर अपने पास रखेंगे, क्या पता यार ये बिजनेस करना है और फिर से रूल करने लग गए हम पे, ऐसे तो करा था ना, तो इस मेंटालिटी से उन्होंने 49% बैंकिंग में रखा, ऐसे लिमिट बांधी हुई थी। इंश्योरेंस में वो लिमिट थी 26%, कितना परसेंट, मतलब अगर किसी बाहर के इन्वेस्टर को इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी लगानी है, बनानी है अपनी, तो वो बना ले, लेकिन 26% ही उसका स्टेक उस पर रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग 74% है वो या तो आपको इंडिया के किसी अंबानी के साथ कोलैब करना पड़ेगा या फिर आपको गवर्नमेंट के साथ कोलैब करना पड़ेगा। 26 से ज्यादा तो हम देंगे ही नहीं आपको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो, यार एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि आप आओ इधर पैसे लगाओ, लेकिन आपको ना हम 40 बैंक में 49 ही देंगे, ओनरशिप आपकी नहीं होगी, आप आना पसंद करोगे, आप हो गया यार तुम कंट्रोल अपने पास रख रहे हो, सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग रख रहे हो, हम तो पैसा लगाने बुला रहे हो हमें, तो लोग ना इतना ज्यादा इंकरेज नहीं हुए, तो बाद में 1991 में इन लिमिट्स को हटाया, बैंक के केस में अब ये लिमिट 51 से इवन 100% तक हो गई है। बेटा वो आपने वो कौन सा 12th में कौन सा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, वो था 1956 वाला, मैं अभी की बात बता रहा हूँ 1990 के 1 वाली, सेकंड चैप्टर 56 वाला था, जिसमें शेड्यूल ए इंडस्ट्री थी, जिसमें वो थे उनमें आ ही नहीं सकते, शेड्यूल 2 में आ सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, शेड्यूल 3 में आ सकते हैं, फिर बाद में ये पॉलिसी नहीं चल पाई ना, तो बाद में क्या करा, शेड्यूल ए में 3 इंडस्ट्री डाली है, रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस, आर्म्स एंड एमिनेशन, इन तीनों में शेड्यूल ए इंडस्ट्री यहाँ पे पब्लिक ही रहेगा, बाकी जितने भी है वो प्राइवेट के ओपन कर दिए, लाइसेंस चाहिए बट आप आ सकते हो, और एफडीआई की लिमिट्स को बढ़ा दिया। अब मैं बता दूं कैसे बढ़ाया, बैंक में जो लिमिट पहले 49 थी उसको बढ़ा के 51 और इवन 100 कर दिया। एग्जांपल तो सिटी बैंक, सुना आपने सिटी बैंक, नहीं सुना, इंडिया में ही सिटी बैंक आप डालोगे कई ब्रांचेस मिल जाएगी आपको, वो एक फॉरेन बैंक है, एफडीआई है, वो बाहर के बंदों ने इन्वेस्ट करा है। बैंक ऑफ अमेरिका, आपने इसकी ब्रांच बहुत कम देखी होगी, नॉर्मल बंद आप लोग इस पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बहुत हाई रिजर्व रखवाने पड़ते हैं इसमें, बैंक ऑफ इंडिया में मिलता है, नॉर्मल ब्रांचेज होगी, ये भी क्या है, एफडीआई है। ठीक है, अब इस लाइन पे आप, अबे यार संजय भैया वाईफाई नहीं क्या, अरे, हाँ ठीक, पहले आप ये नोट बना लो चलो, आपको, हाँ जी, हाँ
वही उसी पॉइंट के ऊपर नीचे लगा। मेरे मेरे बस नहीं भाई गाने। मैं मैं अलग टाइप के गाने गाता हूँ भाई। मैं बेटा अलग टाइप, अलग मतलब अलग टाइप के गाने आपको समझ नहीं आएंगे बेटा। अफ्रीका में अफ्रीका फेवरेट गाना तुम तो ठहरे परदेसी साथ में। समझे भैया। नहीं वो मेरा वन सेकंड एक्टर था, भैया ने वन वाला हिला दिया। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है आपको? यस सर। अरे बेटा यार सॉरी, ये जरा नेटवर्क चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एफडीआई का सीन क्या होता है। अब बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अब इस लाइन का मतलब आपको समझ आ जाएगा। पहले पहले जब ईडा 1999 आया तो इसने इसने प्राइवेट प्लेयर को इंश्योरेंस सेक्टर में क्या करा बेटा, अलाउ। मतलब अगर आज नंदिनी जी चाहती है कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई फॉरेन इक्विटी, उसका मैक्सिमम कितना परसेंट था बेटा, 26% था। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलना है तो फॉरेन मिस्टर जॉन अगर खोलना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना खोल सकते हैं, 26%। प्राइवेट अभी अभी 49 हो गया है। ठीक है, बाद में लिमिट चेंज हुई है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है इनिशियली लिमिट कितनी थी, 26%। अब देखो बाद में क्या बोला, बाद में एक बिल आया बेटा इंश्योरेंस बिल। क्या है बेटा, इंश्योरेंस, जो कि आया जुलाई 2014 में, जिसने एफडीआई लिमिट को रेज कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में कितना, 49। और एक और बैंक के लिए भी आया था। बैंक में पहले लिमिट थी 49 की, अब वो लिमिट है 51 और इवन 100%। 49% है ना लिमिट, तो आप 49% तक लगा सकते हो, उससे आगे नहीं लगा सकते। हाँ कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने यार इसलिए नहीं दिया, मैं बताता हूँ। जितने भी क्रूशल सेक्टर है ना, जैसे इंश्योरेंस हो गए, उनका थॉट प्रोसेस है ऐसा, यार जो जितने भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वाले हैं उनमें ना फॉरेन इंटरफेरेंस कम ही रखो तो बेटर है। कुछ कर कुरा के भग गए लोग, तो बाहर के बंदे, इनको तो भाई हमारे लॉज वॉज एप्लीकेबल होंगे नहीं, पैसा वैसा लेके भग गए, पंगे हमारे हो जाएंगे, तो ना ज्यादा कंट्रोल देना पसंद नहीं करते। जो पब्लिक ओरिएंटेड मामला होता है, जैसे सिक्योरिटीज का मामला हो गया, बैंकिंग का मामला हो गया, बैंकिंग में भी हमें कुछ पर्टिकुलर रीजन थे जिनकी वजह से हमें 51 देना पड़ा, अदरवाइज पहले 49 ही रखा था। इंश्योरेंस में 26 रखा हुआ था, बाद में जाके कितना का, 49। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इट सर्व्स एज एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ दी, देखो आ गया बेटा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ पॉलिसी होल्डर, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है होल्डर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। याद रखना एफडीआई लिमिट 26% थी, जुलाई 14 में बिल आया, एफडीआई लिमिट 49 हो गई। ये सब की पॉइंट बना के आप सिक्की नोट में डाल सकते हो, अगर आपकी उस वाले नोट में जगह बची है इस वाले में, उसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भैया, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी, रेगुलेट प्रमोट इंश्योर करता है ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये पॉइंट करने लगे, इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता रहे, कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहे। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, कह रहा ईडा जो है प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। ठीक है, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। बेटा मान लो मैं आज कंपनी खोल रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा जब भी कोई कंपनी खुलती है तो आरओसी से परमिशन लेते हो, तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी जब खुलेगी, हाँ इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उसका सर्टिफिकेट ना ईडा देता है। इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो सर्टिफिकेट कौन देगा आपको, जब आपके पास ईडा का सर्टिफिकेट है तभी आप इंडिया में लीगली इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो,
मतलब जितने भी LIC कंपनी है ना, इन्होंने ईडा से क्या ले रखा होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप उसको सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, कैंसिल करवाना है, सस्पेंड करवाना है, कुछ भी कैंसिल मतलब परमानेंट होता है, सस्पेंड मतलब टेम्पररी कैंसिल होता है, कुछ भी करवाना है तो आपको ईडा से ही सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हर चीज के लिए। वो तो नॉर्मल कंपनीज के लिए होता है ना। नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी का सर्टिफिकेट कौन देगा, जो नॉर्मल कंपनीज होती है नॉर्मल बिजनेस के लिए, उसमें ROC के बाद आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, तो इसमें यहाँ पे ईडा देता है सर्टिफिकेट बस। क्या भाई, हाँ जी, LLP की भी रेगुलेटरी ROC होती है, LLP कंपनी दोनों का ROC होता है। अब आ जाओ, हाँ जी नेक्स्ट आओ, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी। अब मिशन क्या है बेटा, मिशन वही है, एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसका मिशन है, और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट, बस ये मिशन। अब ये घुमा फिर आके यही बात बार बार बोली होगी इन्होंने, मिशन देखना है, फिर हमें ड्यूटी पावर ऑफ ईडा देखनी है, खत्म हो जाएगा बेटा। ये आपका कंपैरिजन है, मेरा आप चाहो ना देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है आपकी बुक में, देख रहे हो, ईयर ऑफ सेटिंग अप, ये एक्ट का बना, एक्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, असेंशियल मैंडेट दे रखे हैं, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से ना मेन फंक्शंस, रोल, इंपॉर्टेंट टर्म सब कुछ दे रखा है। तो अगर आपको चैप्टर रीड करने के बाद एक बार समरी में पढ़ना हो तो ये दे रखा है आपको अच्छे से। चलो पहले तो हम इधर आते हैं, पहला पॉइंट अंडरलाइन करना बेटा, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे वर्ड है पॉलिसी होल्डर, क्या वर्ड है बेटा, पॉलिसी होल्डर बस। सेकंड, ब्रिंग आउट स्पीडी एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बेटा इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जल्दी और अच्छी ग्रोथ हो, ये चेक, ये इंश्योर करता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन कर लो पहले यार एक बार प्लीज। तुम कर लो पहले बात। नहीं, आपको परमिशन लेनी नहीं चाहिए। नहीं, बस 20 मिनट है, खत्म हो गया। फिर तुम्हारी दिवाली छुट्टी है, तुम्हें बताया मैंने, 17 तक। हाँ हाँ, तबीयत ठीक रही तो आ जाओ। धमकी दे रही है ये तो भाई, तबीयत ठीक रही पक्का, होपफुली रहेगी तो आ जाओ। जैसे कल तो सौरभ सर के बेटे का बर्थडे था, आप अगर वहां चले जाते आपका दिमाग खराब हो जाता। बंदे भाई भंड हो के, भाई जो लेट लेट के नाचे हैं, अरे भाई भंड हो के। मेरे भैया, मैं तो गया नहीं था, मेरे को थोड़ा फीवर हो रहा था तो मैं तो घर पे था अपने, पर मेरे को भैया की स्नैप आ रही थी और भैया ने वीडियो दिखाई मुझे, मोहित भैया गए थे। तो भाई साहब मैं आज वो ले लूंगा इनसे, एयर ड्रॉप कराऊंगा तो मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा भाई झूम झूम के जो नाच रहे थे, एक विशाल सर और एक आशीष सर, पता है आपको इंटर में पढ़ाते कॉस्टिंग FM। ओ भाई साहब, दुष्यंत सर सबसे सोबर थे, दुष्यंत सर और मोहित भैया, हाँ ये दोनों सोबर थे, इन्होंने किसी ने नहीं पी थी। सौरभ सर, बट सौरभ सर भी सही थे। मैं पीता ही नहीं बेटा, मैं क्या मीता। और बस तुझे वीडियो दिखाऊंगा, तू लेट लेट के भाई सांप बन रहे थे, बिल्कुल मस्त एकदम माहौल बन रहा था पीने का। पागल, ये पीना मीना बेटा गंदी बात है। अच्छा अच्छा, तुम क्या ये पियेंगे, तुम देखोगे क्या ये। बेटा मैं कुछ पीता नहीं हूँ ना, मैं कुछ रखता नहीं नहीं बेटा, हार्ट मेरा बहुत अच्छा है, अंदर से पूरा काला है बेटा। तबीयत ठीक रही जो लग रही है मुझे तो, नहीं बेटा वो पढ़ाने के लिए हो जाता है ठीक, पढ़ाने के लिए ठीक हो जाता है वो, बट वो वैसे फालतू कामों की। एक पार्टी में ना कुर्ता वुर्ता पहन के आना भाई। अरे आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा, हाँ हाँ पक्का पक्का। अच्छा बेटा, दिवाली पार्टी है परसों, सब बच्चों को आना है, और दिवाली पार्टी के चक्कर में भूल मत जाना, मैं पहले अनाउंस कर दूं। पहली बात तो आपका एक हफ्ते अभी ऑफ है, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट 2 चैप्टर बचे हैं BCK के,
वो हम आफ्टर 17 करेंगे, लेकिन 17 के बाद शायद 20th को मंडे पड़ रहा है, मंडे को आपका इको का फुल फ्लैश टेस्ट है 60 मार्क्स का। बेटा अभी अभी नहीं, ये पहला टेस्ट नहीं है, ये पहली बात तो पांचवा छठा टेस्ट है, और इसके बाद मुझे बहुत टेस्ट लेने हैं। अभी मैं समझना एक ही ले रहा हूँ, ये एक ले रहा हूँ माइक्रो का, हो जाता है इसके बाद एक दो और ले लो सिर्फ माइक्रो के, फिर बीसी के इंक्लूड करके फुल फ्लैश भी लेने हैं। तो मल्टीपल टेस्ट होंगे। अगर आप कहोगे अभी मत लो अभी मत लो, तो बेटा ऐसा थोड़ी पेपर से पहले लगातार आपके टेस्ट ले लूंगा, तो एक एक हफ्ते के ब्रेक में लूंगा ना। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं 17 तारीख के बाद, आपके पास ऑलमोस्ट 10-15 दिन है, 20 तारीख को मंडे पड़ रहा है, तीनों बैच का टेस्ट है। मैं पर्सनली, कोई मैम नहीं रहेगी, मैं रहूंगा यहाँ पे, हाईएस्ट स्टूडेंट के जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आए 80 अबव और हाईएस्ट, 500 रुपए कैश प्राइज मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो आप वो देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, और ढंग से पढ़िएगा, मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। अब हाँ, अगर टाई हो गया किसी का, वो भाई आपके ऊपर है, वो तो फिर तो बंदे इतने तेज है कि भाई 10 है, तीनों बैच ना, पर बच्चे मुझे लगता नहीं कम ही आएंगे, वो अगर टेस्ट दिन आए थे 20 बच्चे, तुम्हारे में तो मुझे लगता है 10 भी आ जाए वही काफी है। इवनिंग में मुझे लगता है स्ट्रेंथ आएगी ज्यादा, मॉर्निंग में भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं। आफ्टरनून की तो स्ट्रेंथ देखो, 4 बच्चे आए हैं, 8 बच्चे यहाँ पे, 45 बैच बच्चों का बैच है तुम्हारा, उसमें देखो कितने बच्चे आ रहे हैं। यार बीसी के में ना गड़बड़ी है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ो। मैं बाहर निकल, बाहर, दिवाली पार्टी कैंसिल तुम्हारी, मैं तो आऊंगा, तुम्हें नहीं आने दूंगा इस बार। अच्छा नेक्स्ट लिखो, टू सेट प्रमोट मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दूस इट रेगुलेट्स। बेटा आपको ना इसमें टेंशन नहीं, सर प्राइस 1500 तो भाई 1500 कब था भाई, ये अपना बना रहे भाई बेटा। नहीं बेटा, प्राइस में किडनी दी थी मैंने अपनी, किडनी बोली थी मैं, भूल गया, किडनी थी बेटा मेरी प्राइस, आईफोन लेना था मेरी किडनी। अच्छा आपको ना सुनो, आपको पंगे नहीं लेने, जब आप इसके मिशन लिखोगे ना बेटा, यहाँ पे ना क्लियरली जब पेपर में आएगा तो लिखेगा सेट प्रमोट मॉनिटर एनफोर्स इंटीग्रिटी फाइनेंशियल साउंडनेस फेयर डीलिंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, वर्ड लिखा होगा पीछे, क्योंकि अगर ये इतना दे देगा ना, तो ये काम सेबी का भी होता है, ये काम आरबीआई का भी होता है, ये काम तो सबका है, किस सेक्टर में करना है वो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे टेंशन मत देना, पीछे क्या लिखेगा, इंश्योरेंस सेक्टर लिखेगा पीछे, गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट, इसका स्टिकी नोट बनाना है सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स का। नेक्स्ट कह रहा है इंश्योर सीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स। बेटा आज बंदा लुढ़क गया, अब उसका क्लेम उसे मिल रहा है 50 साल बाद उसके बच्चों को, जब उसके बच्चा मरने वाला है, क्या ये सही तरीका है? बेटा ये इंश्योर करता है स्पीडी क्लेम हो, आज डेथ हुई तो बेटा जेन्युइन पीरियड होता है, 1 महीना 2 महीने पहले वेरिफिकेशन होती है कि भाई जेन्युइनली, कई बंदे आज ऐसा भी होता है कि कई बंदे सुसाइड कर लेते हैं क्लेम लेने के, हाँ ऐसे भी केसेस आते हैं, नहीं मिलता। अगर वो क्या होता है पर्टिकुलरली, मैं मतलब जेन्युइनली मेरे जीजू है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में ही है, ठीक है, तो उन्होंने वो बताते थे कि उनका मतलब वो ना वो करते हैं, वो ना इंश्योरेंस एजेंट है, उनका काम क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी या कुछ भी हुआ इवेंट, तो उनका काम होता है कि वहां जाके इन्वेस्टिगेट करना कि जो उन्होंने पॉलिसी ली है और जो इवेंट हुआ है क्या वो उसके अंडर आ रहा है। जैसे आपने ओ माय गॉड मूवी देखी है, उसने इंश्योरेंस क्लेम लिया था, इंश्योरेंस ली थी, लेकिन उसने जो इंश्योरेंस परचेज करी थी, वो जो एक्ट था वो उसके अंदर नहीं आ रहा था, वो था उसने लिया था आर्टिफिशियल वे में, और वहां पे एक्ट ऑफ गॉड हुआ था, नेचुरली अर्थक्वेक आया था ना, और वो उसकी पॉलिसी में कवर नहीं था। तो एजेंट आया तो उन्हें बताया कि भाई आपकी पॉलिसी में तो ये कवर नहीं है, हम क्लेम नहीं देंगे। वो काम मेरे जीजू करते थे, तो उन्होंने मुझे इतने केसेस बताया कि फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो इन टर्म इंश्योरेंस के बाद सुसाइड कर लेते हैं। नहीं मर्डर, वो डिपेंड करता है सुसाइडल आपने कौन सी पॉलिसी ली है। अब सुसाइडल तो खैर कवर ही नहीं होती, सुसाइड करना तो क्राइम है इंडिया में, क्राइम है क्राइम, ठीक है, सुसाइड करना बेटा, वैसे उसको क्या ही जेल डालोगे आप जो मरने वाला है, ठीक है, बट वैसे इलीगल होता है सुसाइड करना, इट इज नॉट गुड। और बाकी तुम तो कर ही रहे हो, सीए में आ गए हो, बस सुसाइड ही है ये भी। दूसरी चीज, तो मेरे जीजू बता रहे थे कि एक स्टोरी है जनरली, एक बंदा भाई उसने सुसाइड कर ली, और वो प्रिटेंड ऐसा बनाया कि वो एक्सीडेंटल डेथ है, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो जाते हैं, वो चेक करते हैं, पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्लेम मिलना भी चाहिए। अब इस प्रोसेस में मान लो इंश्योरेंस कंपनी 50 साल लगा रही है,
भाई क्या ये सही तरीका है? तो ईडा का ये काम है कि वो चेक करे स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम। अब क्लेम ही फ्रॉड है जैसे, तो फ्रॉड था तो नहीं मिलेगा भाई, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए तो, अगर है ना। लेकिन ये जेन्युइन क्लेम है, उसका स्पीडी सेटलमेंट हो जाए, जल्दी से फैमिली को पैसे मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे पैसा बड़ा रिक्वायर्ड होता है ना भाई फैमिली को। टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड, क्या प्रिवेंट करता है बेटा? एंड अदर माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस मतलब गंदी बात, जो भी कोई भी गंदे काम, ऐसा ना हो बेटा। प्रमोट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी, बेटा फेयरनेस मतलब गोरा नहीं कर देगा, फेयरनेस मतलब सही तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है, कोई पर्दा नहीं है, कोई छुपा हुई बात नहीं है। ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग इन विद इंश्योरेंस। बस, तो आप मिशन का की पॉइंट बनाना, यहाँ पे लगाना, और 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट चिपका देना बेटा। पॉइंट इतना सा है, पॉलिसी होल्डर दिख गया, इंश्योरेंस सेक्टर दिख गया, जो भी पॉइंट दिख गए वहां पे गेम है सारा, उस पर टिक लगाना, स्मार्टली वर्क करना है, ऐसा नहीं करना, रटना तो है ही नहीं कुछ, स्मार्टली वर्क करना। आ गया हो। अच्छा 2 पॉइंट और है। टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट और इनएफिशिएंटली एनफोर्स्ड। अगर कोई भी गलत काम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो क्या लेगा ये? टेक एक्शन, एक्शन लेगा। टू ब्रिंग आउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री कंसिस्टेड द रिक्वायरमेंट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में रेगुलेशन वगैरह बनाएगा, लॉज वगैरह बनाएगा। बेटा वो ना क्लियर मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ये पॉइंट बना के ना, ये पॉइंट अगर तुझे दे देगा ना सीधा, ये बेटा किसी का पॉइंट नहीं है, यहाँ बोलेगा। जैसे यहाँ तो इन्होंने क्या, देख तू कौन सी हेडिंग पढ़ रहा है, ईडा, तो इन्होंने साइलेंट रखा है, तो हमें पता लग रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में जब आएगा तब थोड़ी बताऊंगा, तो वो लिखेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन कौन सी, इंश्योरेंस रेगुलेशन। अभी आप हेडिंग वाइज पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर वो डीम्ड मानना कि ईडा की बात हो रही है, लेकिन जब आपको ऑप्शन में आएगा तब वो क्लियर देगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट हेडिंग है, टॉपिक खत्म। इसके बाद हमारा पास एक बच जाएगा फंडिंग में नबार्ड। वो हम जब आएंगे कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास जब भी होगी 17-18 के बाद, टेस्ट के बाद, तो हम उस टाइम कंडक्ट कर लेंगे। नहीं यार इंटर का एग्जाम है, नहीं ये ईडा है ना, इसके बाद नबार्ड है ना। हाँ बस ये ड्यूटीज के बाद खत्म है टॉपिक। आ जाओ, ये भाई देखो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें शॉर्ट ट्रिक, बात वही है, सारा पढ़ के ना तुम्हें याद हो सकता है, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है बेटा, अंडरलाइन करना, बेटा ईडा एक्ट का सेक्शन 14 हमें ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन बताता है। अंडरलाइन कर लो बेटा, ईडा एक्ट का सेक्शन 14 वो कह देगा ईडा की ड्यूटीज एंड पावर्स कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 14 में। अब ये ड्यूटीज ये रही बेटा सारी। क्या ये पॉसिबल है आप पूरी ये 15-20 लग रही है मुझे, 12-13 तो होगी, याद कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। बट पॉइंट इज, मैंने बताया आपको पेपर में क्या आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर, पॉलिसी होल्डर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है ना दिया हो, क्योंकि यहाँ पे वो डीम मानने भाई हेडिंग में ईडा लिखा हुआ है ना इसलिए, लेकिन ऑप्शन में आप कोई से भी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, कोई से भी ईयर का, क्लियरली वो वर्ड देगा, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, सिक्योरिटी क्या है। आज जब इस चैप्टर के बैक के क्वेश्चन करोगे ना, नबार्ड जब मैं करा दूंगा उसके बाद 50 क्वेश्चन है इसमें, 40-50, आप देखना एक एक पॉइंट आपको ऑप्शन में दिए होंगे। मैं ड्यूटी एक बार जल्दी से बता देता हूँ, देखो जैसे क्या क्या ड्यूटी दे रखी है। सबसे पहले इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू करता है, मॉडिफाई करता है, विड्रॉ करता है, सस्पेंड और कैंसिल करता है। क्या ये पॉइंट मैंने ऊपर बताया था, है ना, ये पॉइंट ऊपर आया था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है कंपनीज को, मॉडिफाई वॉडिफाई सब करेगा। बेटा प्रोटेक्शन करता है किसकी, इंटरेस्ट ऑफ दी पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर। देखो नालायक, नशे में है बेटा ये, मत क्या करो बेटा इतना, तुम कल पार्टी में आए थे तुम, रेड वाइन चढ़ गई बेटा को। ठीक है, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट बेटा स्पेसिफाइंग रिक्विजिट्स क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट्स मतलब सॉल्यूशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कैसे काम होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब देखो ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आगे पढ़ना क्या है, फॉर इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, आ गया ना इंश्योरेंस वर्ड, ईडा है बेटा। स्पेसिफाई करेगा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सेवियर एंड लॉसेस एक्सेसर, किसी को भी लॉस होगा, किसी का भी कुछ इंश्योरेंस में जो पार्टी है जिसको लॉस हो रहा है,
तो लॉस के बाद उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या, कैसे कैसे प्रोसेस में उसे क्लेम मिलेगा, वो क्लेम लेने का प्रोसेस भी कोड ऑफ कंडक्ट ये बताएगा। आगे बेटा देखो, प्रमोट करेगा एफिशिएंसी किसकी, इंश्योरेंस बिजनेस। वर्ड आ गया ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप याद कर ही नहीं सकते। अबे ना, आपको याद करना है, एमसीक्यू फॉर्मेट। आपको ये नहीं आएगा फंक्शन पावर ड्यूटी बताओ, आपको कहेगा इनमें से कौन सा ईडा का ड्यूटी नहीं है, या बोलेगा ऑड वन आउट। अब कहेगा पहला प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, प्रमोट करता है या कोड ऑफ कंडक्ट बताता है इंश्योरेंस बिजनेस का, ये करता है इंश्योरेंस बिजनेस का। लास्ट बोलेगा इंश्योर करता है स्मूथली रनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अबे सिक्योरिटी मार्केट का तो कौन है, सेबी है। ऐसे है स्मार्ट वर्क, फिर से बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क। 50 मिनट आप करोगे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके ऑन हैंड आ जाएंगे, बाकी 5-7 बचेंगे, वो देखना थोड़ा फोकस के साथ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, देखो अगेन प्रमोट करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। बेटा री इंश्योरेंस पता है आपको क्या होता है, ना ना ना, री इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है। इंडिया में कंपनी है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इकलौती इंडिया में है री इंश्योरेंस। पता क्या करती है बेटा, जैसे मान लो आज अंबानी है ना, एलआईसी से इंश्योरेंस करवाया अपना सदफ, आपको क्या लगता है बेटा, अंबानी इंश्योरेंस करवाएगा तो उसका क्लेम कितने का बनेगा बेटा, जिस बंदे की नेटवर्थ 4 लाख करोड़ है, 4 लाख करोड़ का ओनर है जो, 4 लाख करोड़, समझ रहे हो आप। अगर मेरी नेटवर्थ अगर मैं कैलकुलेट करूं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी नेटवर्थ होगी 2-3 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है, 2-3 करोड़। अगर मैं अपने टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो मैंने टर्म इंश्योरेंस लगा 10 करोड़ का। टर्म इंश्योरेंस में जनरली ऐसा वैल्यू जो आपके, अगर इसकी कैलकुलेशन मंथली एक्सपेंस जो है ना, आपका एनुअल एक्सपेंस है, मान लो मुझे पता है मेरे को साल में 25 लाख रुपए मिल जाए, मेरी जिंदगी शॉर्ट है, उसको ना 10 टाइम्स करते हैं, 10 टाइम्स, 10 ईयर्स, तो कितना बन गया, 2.5 करोड़। ये होता है मिनिमम टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। हाँ, कि अगर मुझे कुछ भी अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ भी, तो मेरी उनको पैसा मिल जाएगा फैमिली को पूरा। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ उस ड्यूरेशन में, तो वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। और टर्म इंश्योरेंस ही सबसे बेस्ट होता है, कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, कभी भी नहीं। सबसे बेकार टूल है इन्वेस्टमेंट का। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आप पैसा दो, कुछ हो गया तो वो पैसा मिल जाएगा, और बदले में अगर कुछ नहीं हुआ तो ड्यूरेशन मेच्योरिटी की बात तो मिल ही जाएगा। वो दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट होती है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस। कभी नहीं करवाते, हमेशा टर्म इंश्योरेंस करवानी चाहिए, हमेशा। ठीक है, जब आप लेने जाओगे ना कभी, बहुत मस्त होती है। फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस होता है उसका पहला स्टेप होता है, आप जो अर्निंग मेंबर है उसकी टर्म इंश्योरेंस और पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा टर्म लेना, जब आप जाओगे ना वो हमेशा लाइफ बेचेंगे आपको, क्योंकि उनमें उसका कमीशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कंपनी का बेनिफिट है। टर्म का बताएंगे भी नहीं आपको, लेकिन लेनी टर्म है हमेशा। ठीक है, अब मान लो अंबानी ने मान लो टर्म इंश्योरेंस लिया है, अबे भाई 4 लाख करोड़ की उसकी नेटवर्थ है, तो उसका जो, अगर उसको कल को कुछ हो गया, तो सोचो ना कंपनी को उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। मान लो 4 लाख करोड़ की इंश्योरेंस है, अरे 4 लाख करोड़ तो एलआईसी की पूरी नेटवर्थ नहीं होगी, पूरी कंपनी की, जितने अंबानी की नेटवर्थ है अकेले, तो उसकी तो लंका लग जाएगी कंपनी की। अब कंपनी को लगा ये तो बहुत बड़ा रिस्क है यार, अब ये जो मैंने इंश्योरेंस ली है, मैं काम करता हूँ ना दूसरी कंपनी से इस बात की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। मतलब अगर अंबानी को कुछ हुआ तो ये कंपनी अंबानी की फैमिली को पैसा देगी, और इस बात का इंश्योरेंस ये किसी और कंपनी से ले लेगी। तो टेक्निकली ये अपने इंश्योरेंस के रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर कर रही है। इंडिया में एक ही कंपनी है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो री इंश्योरर है। जब भी कोई भी कंपनी, छोटी सी कंपनी है इंश्योरेंस की, उसमें कोई बड़ा अमाउंट आता है ना, जिसको लगता है यार अगर इसका क्लेम मान लो आ गया गलती से तो मेरी कंपनी डूब सकती है, तो ऐसी इंश्योरेंस की ना जनरली कंपनी क्या करती है, री इंश्योरेंस करवा लेती है। उस कंपनी से लेगी ना फिर तो, तभी तो ले रही है ना, क्योंकि उसे रिस्क है, उसे पता है मैं दे नहीं पाऊंगी, तभी वो री इंश्योरेंस ले लेती है। किसको क्यों देना पड़ेगा, बेटा इंश्योरेंस है ना। मैं आप मुझे प्रीमियम दे रहे हो, अगर आपको कल को कुछ भगवान न करे होता है तो मैं आपको 500 करोड़ रुपए दूंगा। अब मुझे पता है मेरे पास नहीं है 500 करोड़, तो मैंने क्या करा, आपकी इंश्योरेंस का आगे इंश्योरेंस करा दिया। अब मैं इसे प्रीमियम दे रहा हूँ, मैंने देख भाई अगर इसे कुछ हुआ और ये मेरे पास पैसा ले आए तो मैं तेरे पास पैसे लेना आऊंगा। तो टेक्निकली पूरा बर्डन तो इस पे आ गया, और ये बहुत बड़ा प्लेयर होता है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं होती, ये बहुत जीआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बाद बहुत अच्छे फंड होते हैं। ना ना ना, आप तो मेरे पास आओगे, एग्रीमेंट तो हमारा हुआ है ना, री इंश्योरेंस हमारा हुआ है, तो मैं जीआईसी के पास जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते जीआईसी के पास। अच्छा बेटा, लेवी करता है फीस, लेवी करता है फीस,
एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अबे पेपर में तुम्हें दिस एक्ट लिखेगा क्या? वो लिखेगा ईडा एक्ट, ईडा लिखेगा वो। तो दिस एक्ट क्या होता है तुम पहचान ही नहीं पाओगे। और बेटा ऐसे ही मल्टीपल फंक्शंस है, मल्टीपल फंक्शन। आप ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा। सुपरविजनिंग करता है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी की, रेगुलेटरी मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, कंट्रोल रेगुलेशन रेट एडवांटेजेस टर्म्स कंडीशन ऑफर्ड बाय इंश्योरर। आप एक बार देख लीजिएगा। टेक्निकली आप याद नहीं कर सकते ना, आपको समझना है, आपको याद करना है। बस पॉइंट इज ये ड्यूटीज है, एक बार नजर मान लेना। ट्रिक मैंने बता दी। इफ इट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, इफ इट इज रिलेटेड टू ईडा एक्ट, इफ इट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, तो वो ड्यूटी पावर में आएगा। इफ इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट, है ना, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, वो सेबी में आएगा। बैंकिंग मनी, बैंकिंग कस्टमर क्या है तो आरबीआई में आएगा, और कॉम्पिटिशन रिलेटेड है तो सीसीआई में। ठीक है, ये पैराग्राफ है, प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके पॉइंट्स स्टिकी नोट्स मत बनाना। ठीक है, बस हाईलाइट कर लोगे तो बहुत है। बस बेटा अगले इसमें देखो, आपको बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो गया बेटा? फंडिंग में बस कौन सा पढ़ना है अपने को? एक नबार्ड, टोटल चाहिए एक पेज, बस खत्म। इतना सा है, आपका चैप्टर खत्म। ये आ गई समरी। फिर इसके क्वेश्चन देखो आप, 30-40 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन बस। किसमें? लास्ट वाले में? भाई अब क्या पढ़नी तो पड़ेगी भाई। ठीक है बेटा, तो आपका अब हम मिलते हैं सीधा 17 के बाद, जब भी टेस्ट होगा। और 20 को होपफुली मंडे पड़ रहा है। वो टेस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स का टेस्ट है बेटा। सर टेस्ट 17 नहीं बेटा, आफ्टर 17, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर 17। सिमरन कैलेंडर में देखना बेटा, मंडे को पड़ रहा है, शायद 20 को पड़ रहा है, 20 को है ना बेटा। आफ्टर 17 20 को मंडे पड़ रहा है, तो सदैव आपकी टेस्ट जो है वो 20 को है बेटा। 20th ऑफ नवंबर को आपका टेस्ट है बेटा। मैं बता दूं, आपका पूरा मॉड्यूल 1 आ रहा है, पूरा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का मतलब क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स आ रही है पूरी। 5 यूनिट थी ना, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर डिमांड सप्लाई वाला, प्रोडक्शन कॉस्ट वाला, मार्केट और बिजनेस साइकिल, पांचों का कंबाइंड है। मोस्ट प्रोबेबली 60 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें से जिसके हाईएस्ट प्लस 80% अबव आए, 500 रुपीज इन कैश और पेटीएम क्या है, भी बोल दूंगा तो पेटीएम। अब आप देख लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत देखो। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने अब लिख दी है, क्योंकि तुम ना अपने एरिया से बढ़ाए जा रहे हो पैसे। 1000 का 1500 हो गया, फिर बच्चे कह रहे किडनी विडनी की बात कर दी बच्चों ने। चलो, और टेस्ट के बाद हम नाबार्ड को क्लियर करेंगे। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बच जाएंगे। चैप्टर नंबर, इससे पहला वाला 4 और 1, दोनों ही बहुत छोटे चैप्टर है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लग गया, मैं 4 क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं।